नमस्ते, मैं विक्रांत न्यूज़टेक.com के लिए आपसे वादा था कि बजट की कहानियां होंगी। बजट से जुड़े उन तमाम वित्त मंत्रियों की कहानियां होंगी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और देश के बजट के इतिहास में बहुत रोचक योगदान दिए। उन्हीं में से एक नाम है स्वर्गीय अरुण जेटली। अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन सन 2014 से लेकर 2019 तक वह भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आज कहानी वित्त मंत्री अरुण जेटली की। उससे पहले एक घटना का जिक्र करता हूं। दिनांक 24 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री बहरीन में थे। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने वाले थे। मंच पर आए और उनका बयान आया कि मेरा दोस्त अरुण चला गया। तो अरुण जेटली के लिए प्रधानमंत्री इतने भावुक क्यों थे और अरुण जेटली पर प्रधानमंत्री का इतना भरोसा क्यों था? वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने जो किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा याद क्यों रखेंगे? और खुद स्वर्गीय अरुण जेटली की अपनी कहानी क्या है? तो आज हमारी यह बातचीत स्वर्गीय अरुण जेटली की होगी, वित्त मंत्री के रूप में उनके किए गए काम की होगी, और साथ ही साथ ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी में इतनी बनती क्यों थी। तो सबसे पहले हम अरुण जेटली की थोड़ी सी कहानी जानते हैं। सन 2014 में जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और उनके साथ शपथ ले रहे थे श्री अरुण जेटली। लेकिन अरुण जेटली चुनाव जीते थे क्या? नहीं। अरुण जेटली उस समय भाजपा के लिए सबसे मजबूत सीट बताई जा रही अमृतसर से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। चुनाव हार गए, लेकिन अरुण जेटली का कद नहीं छोटा हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में उनको वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा और अरुण जेटली ने खूब काम किया। वित्त मंत्री के रूप में तो उनके किए गए काम किसी नजीर की तरह मौजूद हैं और आने वाले वित्त मंत्रियों के लिए वो एक सफल उदाहरण के रूप में है कि कैसे देश के संघीय ढांचे को एक साथ लाकर इतने बड़े बड़े कानून पारित कराए जाते हैं और इतने बड़े व्यापक आर्थिक परिवर्तन किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में पहली उनकी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी जीएसटी को लागू कराना। वैसे तो जीएसटी का मसौदा 15 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार में तय हो गया था, लेकिन फिर लागू क्यों नहीं हो पा रहा था? लागू इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी वित्त मंत्री या किसी सरकार के अंतर्गत ये सामर्थ्य नहीं आ पा रहा था कि वो इतने बड़े देश के सभी वित्त मंत्रियों से बात करे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करे, अधिकारियों से बात करे, उन्हें एक टेबल पे बिठाए और यह समझाने में सफल हो जाए कि जीएसटी से आने से राज्यों का फायदा क्या है, उनको हो रहे घाटे की भरपाई कैसे होगी। अरुण जेटली यह काम करने में सफल रहे और सन 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी हमारे मुल्क में लागू हो गया। यह अरुण जेटली के वित्त मंत्री के रूप में सबसे बड़ी सफलता थी। दूसरी घटना की बात करते हैं। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए। उन्होंने कहा कि इस देश में 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, अब नए नोट लाए जाएंगे। ये पूरी जिम्मेदारी किसके कंधे पर थी? वित्त मंत्रालय के कंधे पर थी। वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने एक कार्यभार सौंपा। उनके साथ के अधिकारियों के बयान हैं, उनके साथ के मंत्रिमंडल के लोगों के बयान हैं, बताते हैं कि अरुण जेटली दिन रात काम करते हैं, मंत्रालय छोड़ के जाते ही नहीं थे और 3 महीने के अंतर्गत उन्होंने इतने बड़े आर्थिक निर्णय को लेकर जैसी सजगता दिखाई और जिस तरीके से धरातल पर माइक्रो मैनेजमेंट किया, नोटों को पहुंचाने से लेकर नोटों को वापस लाने तक, आरबीआई के साथ बैठक तो वित्त मंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक, तो कभी बैंकों के साथ बैठक, तो कभी प्रधानमंत्री की पीएमओ की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके साथ बैठक, और सभी कार्यों का अरुण जेटली ने बहुत बाखूबी निभाया और यह साबित कर दिया कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी क्यों है। उसके बाद अरुण जेटली ने बजट पेश करने के तरीके में भी बड़ा काम किया। सबसे पहला काम कि पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था। रेल मंत्री रेल बजट पेश करते थे और बाकी सारा बजट वित्त मंत्री पेश करते थे। अरुण जेटली ने कहा कि यह तो संसाधनों का बंटवारा है और समय का बंटवारा है, सारा बजट एक साथ आएगा, वित्त मंत्री ही रेल बजट की सारी घोषणाएं करेंगे और इसके लिए अलग से किसी अधिकारी को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी मंत्रालयों की मांग
पूछी जाती है, वैसे ही रेल मंत्रालय की मांग पूछी जाएगी और वित्त मंत्रालय तय करेगा कि किसको राजस्व का कितना हिस्सा दिया जाएगा। साथ ही साथ अरुण जेटली ने एक और शानदार काम किया। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। उसके बाद अरुण जेटली ने कहा कि 28 फरवरी को बजट पेश करने का एक नुकसान है। नुकसान ये है कि हम 28 फरवरी को बजट पेश करते हैं, फिर संसद में चर्चा होती है, बहस होता है, बजट पारित होता है और उसके बाद कहीं जाकर हमारा बजट धरातल पे जो है उतर पाता है। तो इसमें बड़ा समय लगता है। तो आज के बाद से हम बजट को 1 फरवरी को पेश करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश करने से हमको 2 फायदे होंगे। पहला तो हमें बहस का अच्छा खासा समय मिल जाएगा और दूसरा फरवरी और मार्च के महीने में खूब चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद बजट को पारित करके धरातल पर उतार दिया जाएगा। तो ये वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने बजट में भी बहुत जरूरी बदलाव किए थे। एफडीआई के नियमों को इतना सरल बनाया कि आज जिस विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर हम जो है पूरी दुनिया में अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं, उसके पीछे अरुण जेटली का हाथ था। अरुण जेटली ने एफडीआई और एफपीआई के नियमों को सरल किया और सरल करने का प्रभाव दिखा। 2014 में हमारा कुल विदेशी मुद्रा भंडार महज 300 कुछ बिलियन डॉलर का था और वर्तमान में आप 650 बिलियन डॉलर पे मौजूद है, यानी कि ठीक दोगुना हो गया। एफडीआई की अगर हम बात करें तो 2014 में कुल एफडीआई 24.3 अरब डॉलर की आई थी। सन 2019 में जब वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली कार्यभार छोड़ रहे थे तो एफडीआई की राशि बढ़कर 44.4 अरब डॉलर हो चुकी थी। तो ये अरुण जेटली की अपनी व्यक्तिगत सफलता थी जो उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए हासिल की थी। सन 2013 और 14 का वो दौर याद करिए। महंगाई को लेकर पूरे देश में आग लगी हुई थी। बड़े बड़े नेता लोग सड़कों पर उतर गए थे कि महंगाई बढ़ गई है। सरकार चली गई। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि कैसे भी करके महंगाई पर विराम लगाइए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ 2016 में। मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। आरबीआई को स्पष्ट निर्देश अरुण जेटली ने दिए कि हर हाल में महंगाई पर काबू होना चाहिए। 2019 में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री के कार्यभार से मुक्त हो रहे थे तो महंगाई की दर 2.9% के ऐतिहासिक स्तर पर आ चुकी थी, यानी कि अरुण जेटली ने महंगाई की दर को आधे से भी कम कर दिया था। तो ये अरुण जेटली के वित्त मंत्री के रूप में उनकी कहानी है। इस कहानी में एक और योजना जुड़ती है, एक और सफलता जुड़ती है जो शायद अरुण जेटली ने ही करके दिखाया और शायद कोई और वित्त मंत्री ऐसा काम भविष्य में कर पाए। कहानी ये है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का खाता खुल जाए और उस खाते के लिए उसको बैंक में पैसा न देना पड़े। अरुण जेटली ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अरुण जेटली ने 40 करोड़ लोगों के खाते खोले। वो लोग थे जो कभी बैंक जाने का सपना नहीं देखते थे। वो लोग थे जिनके जेब में 1 रुपए की बचत नहीं थी कि वो बैंक जाकर फॉर्म भर के अपना खाता खुलवा सके। फॉर्म और खाता खोलने की प्रक्रिया इतना पेचीदा होती थी कि सामान्य आदमी बैंक के खाता खोलने जाता तो बहुत परेशान हो जाता था। अरुण जेटली ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल किया और इस प्रक्रिया को सरल करके ये सुनिश्चित किया कि देश के सबसे सामान्य व्यक्ति को, गांव में रहने वाले उस सबसे कमजोर व्यक्ति का भी बैंक खाता खोल दिया जाए। तो ये अरुण जेटली की वित्त मंत्री रहते हुए उनकी अपनी कुछ शानदार सफलताएं हैं जिन पर ये देश हमेशा नाच करेगा। लेकिन अरुण जेटली एक राजनेता भी थे और राजनेता के रूप में उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 28 दिसंबर सन 1952 को दिल्ली में जन्म हुआ। दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की और वकालत में उतर गए। सन 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के शासन के अध्यक्ष का भी चुनाव जीता था और सन 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की और उस आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले एक नेता अरुण जेटली भी थे। जेपी उस समय सबके मुखिया थे। इंदिरा के खिलाफ उठ रहे आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। वो सोसाइटी देश के युवा नेताओं की थी। उन सोसाइटी का नाम था कमेटी फॉर यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके मुखिया बनाए गए अरुण जेटली। यानी कि पूरे देश के सभी छात्र नेताओं के, सभी छात्र संघ अध्यक्षों के, सभी छात्र संघ पदाधिकारियों का नेता अरुण जेटली बनाए गए और यहीं से अरुण जेटली के राजनीतिक दौर की कहानी चालू होती है।
इतनी सक्रियता उन्होंने बढ़ाई कि सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। आपातकाल के दौरान वो 19 महीने जेल में रहे, और जब 19 महीने जेल में रहकर अरुण जेटली बाहर आए तो जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन हुआ तो अरुण जेटली उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए, और अरुण जेटली जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए तो उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन सन 1980 में इंदिरा गांधी लौट आई, अरुण जेटली वकालत में लौट गए। उस समय के मशहूर और वकालत के पेशे के नाम, बहुत बड़े नाम, राम जेठमिलानी के सहायक के रूप में काम चालू किया। बहुत बड़े बड़े केस लड़े, लोगों की नजरों में आने लगे, और बीपी सिंह ने इनको पहचान लिया। बीपी सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जो चुनाव प्रचार अभियान समिति थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अरुण जेटली का रहा। इसका फायदा भी मिला, और अरुण जेटली मात्र 37 साल की उम्र में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत के बनाए गए, और ये उस समय अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। उन दिनों एक घोटाले का जिक्र हुआ करता था, बोफोर्स घोटाला, बड़ा शोर था। राजीव गांधी का नाम आता था। खैर, राजीव गांधी पे कोई आरोप तय नहीं हो पाए, लेकिन बीपी सिंह ने जो है जांच एजेंसियों की एक टीम गठित की। उन्हें स्वीडन जाना था, स्वीडन से जांच पड़ताल करके कुछ कागज लाने थे, कुछ सबूत लाने थे। जब ये जांच एजेंसियों की टीम बनी तो एक बड़ा मजेदार नाम निकल के आया। अरुण जेटली इस टीम में शामिल थे। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि अरुण जेटली जैसा एक वकील इस टीम में क्या कर रहा है। लेकिन अरुण जेटली बड़े शातिर व्यक्ति थे, इसलिए बीपी सिंह ने उनको उस जांच एजेंसियों की टीम में शामिल किया था कि जो भी कानूनी दांवपेच हो सकते हैं वो तुमसे बेहतर कौन जानेगा। तो ये अरुण जेटली की एक और दिलचस्प कहानी है। फिर 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का कांड हुआ। अरुण जेटली ने पार्टी फोरम पे आके, कभी भारतीय जनता पार्टी के बचाव में उस समय नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का केस खुद अरुण जेटली ने लड़ा, और लाल कृष्ण आडवाणी अरुण जेटली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बीजेपी का महासचिव बना दिया। और इसी दौरान अरुण जेटली की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बराबर पार्टी कार्यालय में होती थी। दोनों लोगों में बड़ी जुगलबंदी थी। कहीं भी पार्टी की कोई भी जो है सभा होती थी या कभी कार्यकारिणी की बैठक होती थी तो अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी हमेशा एक साथ रुकते थे, किताबों पे बात करते, राजनीतिक घटनाओं पे बात करते। दोनों लोगों की दोस्ती बहुत जमने लगी थी। और सन 1998-99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन गई तो अरुण जेटली केंद्र में मंत्री बनाए गए, और इसी के साथ उनके करीबी मित्र, उनके दिलों में बसने वाले उनके नेता नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही गुजरात 2002 दंगा हो गया, और गुजरात के इस दंगे में नरेंद्र मोदी का नाम पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर कानून की अड़चनें लगने लगी। तब अरुण जेटली ने ही नरेंद्र मोदी की बड़ी मदद की थी, और नरेंद्र मोदी भी अरुण जेटली को बहुत मानते थे। हमेशा राज्यसभा सांसद अरुण जेटली को गुजरात से बनाकर नरेंद्र मोदी ही भेजा करते थे। और जब भी गुजरात में नरेंद्र मोदी का चुनाव होता तो जो चुनाव प्रचार समिति होती, जो चुनाव कराने की संयोजन समिति बनती, उसके मुखिया बनाए जाते थे अरुण जेटली। और अरुण जेटली पे नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा था। मतलब दिल्ली और गुजरात में नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2 दोस्त थे। एक उनके खुद के अमित शाह, जो खुद कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राइट मैन हूं, और एक अरुण जेटली जो दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली से नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ मैनेज कर लिया करते थे। इसी पे एक घटना का जिक्र होता है कि अमित शाह जब कई मुकदमों में गुजरात में जो है उनके ऊपर कई मुकदमे लगाए गए और कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया, तो वो दिल्ली में आके रहने लगे और बाकायदा उन्हें जेल भी हुई थी। तो सुषमा स्वराज, केंद्रीय नितिन गडकरी जैसे तमाम लोगों की बैठक चल रही थी। उसी में किसी नेता ने कहा कि अमित शाह की वजह से पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है। तो नरेंद्र मोदी भड़क गए, और सिर्फ भड़के ही नहीं बल्कि कहा कि ये मत भूलिए कि अमित ने पार्टी के लिए क्या किया है। और वहीं पे कहा अरुण जेटली से कि अरुण जी, आज से अमित शाह की जिम्मेदारी आपकी, अमित का ख्याल रखिए, उससे रोज मिलने जाइए और उसको भरोसा दीजिए कि पार्टी उसके साथ खड़ी है। तो ये भरोसा था अरुण जेटली पर नरेंद्र मोदी का। इतना भरोसा था कि 2014 से 2019 तक पार्टी और सरकार दोनों में अरुण जेटली की तूती बोलती थी। अरुण जेटली की वजह से नरेंद्र मोदी शुरू के 5 साल में बहुत ऐसे मौके आए जहां वो घिरते दिखते थे और अरुण जेटली
संकट मोचन की तरह सामने आते और नरेंद्र मोदी को बचा लेते। जैसे उदाहरण के रूप में रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, रफाल कांड हुआ, रफाल कांड पे कितना शोर मचा, लेकिन संसद में जवाब देने कौन आया? संसद में जवाब देने आए नरेंद्र मोदी के संकट मोचक अरुण जेटली। अरुण जेटली का वो बयान सुनिए, वो संसद में वो पूरा स्पष्टीकरण सुनिए, किस तरीके से उन्होंने राफाल की डील को 9% सस्ता घोषित कर दिया और संसद में विपक्ष के नेता भी उनके इस पूरे प्रतिभा के कायल हो गए। खुद अरुण जेटली सन 2009 से लेकर 2014 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के नेता रहते उन्होंने कितनी बार सदन को चलने नहीं दिया। और जब अरुण जेटली सदन में बोलते तो सिर्फ विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के लोग बड़ा ध्यान से सुनते। बहुत कुशल वक्ता, इतना कुशल वक्ता कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में गहरी पकड़, शब्दों पर पकड़, तथ्यों पर पकड़, तर्कों पर पकड़। जो शानदार भाषण शैली अरुण जेटली के पास थी। अब भारतीय जनता पार्टी के वो बुद्धिजीवी वर्ग के सबसे बड़े चहेते नेता माने जाते थे। टीवी पर आना, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना, ये कोई अरुण जेटली से सीखने की कोशिश की जानी चाहिए। तो वो एक मजेदार नेता थे अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक वक्त में दिल्ली में जो है अक्सर ये लोग जो है रेस्टोरेंट वगैरह में मिलकर साथ में खाना खाया करते थे, साथ में बैठकर चर्चाएं करते थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक व्यक्ति से मिलना पसंद होता था और नाम था अरुण जेटली। तो ये अरुण जेटली की कहानी है। वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने जो कुछ बड़े काम किए उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। साथ ही देश उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी शानदार दोस्ती के लिए याद रखेगा। प्रधानमंत्री का वो भावुक शब्द फिर से आखिरी में हम दोहराते हैं कि मेरा दोस्त अरुण चला गया। अरुण जेटली अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में उनके किए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और एक सफल वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली को हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। तो नमस्ते, मैं विक्रांत, मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्ते, जय हिंद।